नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के अंदर एमर्जेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस किया, डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। फिर जब डी ब्रॉय का कॉन्सेप्ट आ गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर आ गई, वी डिस्कस कि किस तरीके से उसके साथ एसोसिएटेड वेव को रिप्रेजेंट किया जाए। एंड वी फाउंड कि एक सिंगल पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव कभी भी एसोसिएट नहीं की जा सकती। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होकर आया वेव पैकेट का, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो वो वेव पैकेट क्या है, हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन छोड़ा था कि उस वेव पैकेट के साथ एसोसिएटेड वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव्स एसोसिएटेड हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए मैं एक पार्टिकल हूँ, एक मटीरियल पार्टिकल हूँ, और मेरे साथ एसोसिएटेड वेव को आपको डिस्कस करना है। अब अगर मैं चलूंगी, आई विल कीप ऑन चेंजिंग माई पोजिशन। तो एट एवरी पोजिशन, बिकॉज ऑफ दैट पोजिशन चेंज, माई वेव फंक्शन विल चेंज। इट इज पोजिशन डिपेंडेंट ऑब्वियसली। तो अगर मेरा वेव फंक्शन चेंज हो गया, इट मीन्स वेव चेंज हो गई। इसका मतलब है कि अगर एक मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं है, मल्टीपल वेव्स हैं। और वो आपको ये पता है, ऑप्टिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है और नहीं पढ़ी है तो +2 के अंदर जरूर सबने पढ़ रखी होगी कि जब भी दो वेव साइमल्टेनियसली मूवमेंट करती हैं किसी स्पेस के अंदर, दे विल सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर। तो जैसे मैं मूवमेंट करूंगी, मेरे साथ एसोसिएटेड वेव्स निकली जा रही है, वो सब क्या होंगी, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी। अब मिक्स होंगी, दे विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब होगा। तो जहां जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, सिर्फ उस लोकेशन पर क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कुछ इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, वेव पैकेट। थोड़ा सा ड्रॉ करने में मुझसे हो गया है, थोड़ा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आप लोगों की बुक्स में ड्रॉ किया रहता है। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस रीजन में जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है। मान लीजिए इस रीजन के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई है, टोटल मुझे नहीं पता, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आई कैन टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ओनली, कि पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर शायद सबसे ज़्यादा है। और जहाँ पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर उसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, और वहाँ पर क्या हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और हमने वहाँ पर यह भी डिस्कस किया कि एक सिंगल वेव को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन मैटर वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि a e रेज टू पावर आयोटा, आप लोगों को पता है कि कोई भी वेव फंक्शन y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t किसी भी एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो kx माइनस ओमेगा t, अगर मैं इसको मानूं कि ये एक सिंगल वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मेरे साथ तो एक सिंगल वेव नहीं है, बहुत सारी वेव्स हैं, और उनकी डिस्प्लेसमेंट्स आपस में मैं कहूँ कि वेक्टोरियली ऐड होती हैं। हमें पता है वेक्टर एडिशन हमें करनी होती है, क्योंकि एक वेव की डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरे की y2, y3, y4, y5, उन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब इंटरवल्स बड़े छोटे छोटे हों, वेव्स बड़ी जल्दी मिक्स हो रही हैं, तो आपको पता है समीशन, एडिशन, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। और मोर ओवर ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये हर वेव का अलग अलग है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ चेंज होगी और वेव वेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये 2π/λ आपको पता है इस वेव वेक्टर की वैल्यू होती है। तो आपको इन सबको करना है ऐड फ्रॉम -∞ टू +∞, जहां जहां तक वेव जाएगी। एंड दिस साई xt ये रिप्रेजेंट करेगा एक वेव पैकेट के फंक्शन को, और आपको इंटीग्रेशन करना है ओवर द इंटरवल dk। तो मैं मान लेती हूँ कि ये जो dk या डेल्टा के इतना सा इंटरवल है जिसके अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, और बहुत सारी वेव्स यहाँ से निकल के एक दूसरे के अंदर क्या हो रही हैं, इंटरमिक्स हो रही हैं। अब मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी वेलोसिटी, कि ये वेव पैकेट किस वेलोसिटी से चल रहा है। अब बेचारा इतना बड़ा है, मुझे पता है वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम इंटरवल के अंदर कितना पोजीशन चेंज हुआ। अब इतने बड़े को देखिए, जैसे इसको आपको चलाना हो इस तरीके से, आप इसका पोजीशन चेंज कैसे देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, एंड जनरली आप क्या करते हैं, मिड से देख लेते हैं। तो इसी वेव पैकेट का चेंज इन पोजीशन मैं कहाँ से देखने की कोशिश करूंगी, फ्रॉम दिस सेंट्रल पोजीशन, जहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। मैं मानूंगी कि ये जो पीक है, दिस पीक ऑफ वेव पैकेट कितना
कितना पोजीशन चेंज करेगी इन द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इंटरवल मुझे क्या मिल जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी या वेव ग्रुप इसकी वेलोसिटी। आप लोगों को ये पता है सबको कि दिस इज डी ओमेगा बाय डी के, क्योंकि फेज वेलोसिटी हम पीछे कैलकुलेट करके आ चुके हैं, दैट इज ओमेगा बाय के, इसकी डेरिवेशन आप सबको आती है। बट ये फॉर्मूला डी ओमेगा बाय डी के कैसे आया ये आपने रेयरली ही पढ़ा होगा किसी ने। सो दैट वी आर गोइंग टू डिराइव टुडे इन वेरी मैं कहूँ कि एक वाकई टेक्निकल साइंटिफिक वे के अंदर वी आर गोइंग टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। डेरिवेशन आप लोगों के लिए वाकई मैं कहूँ कि आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस एम्पलीट्यूड की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करूं कि कितना ये एम्पलीट्यूड है, उसके बाद मैं देखूंगी कि वो किस तरीके से आगे आगे मूवमेंट करेगा, कितना पोजीशन चेंज करेगा, कितने टाइम इंटरवल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट। ये वेव जब मिक्स हुई तो कितना एम्पलीट्यूड उनका होगा। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, कि इस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड कितना होगा। इस पूरे टॉपिक को मैं दो पार्ट्स में करूंगी। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द एम्पलीट्यूड। अब आप मान लीजिए कि देयर आर लॉट ऑफ वेव, कंसीडर अ वेव पैकेट फॉर्म्ड बाय वेव्स ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड, क्योंकि बार बार इन सब का एम्पलीट्यूड मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने मान लिया कि एक इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 1, और कहाँ पर है, यहाँ पर जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है। जहां पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है वहां पर मैं क्या मानूंगी, 0। तो क्योंकि ये जो सेंट्रल रेंज है ये मान लीजिए डेल्टा के नॉट है, और इस साइड भी आप मानिए कि डेल्टा के है डिफरेंस, इस साइड भी आप मान लीजिए कि डेल्टा के डिफरेंस है। तो मैंने के नॉट माइनस डेल्टा के इस साइड हो जाएगा, प्लस टोटल अगर मैं 2 डेल्टा के रीजन कंसीडर करती हूं तो। सो विद इन दिस रेंज, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरमिक्सिंग वेव। मैंने 1 माना कि इस रेंज के अंदर के नॉट माइनस डेल्टा के से लेके जो आपका के है इट विल बी के नॉट प्लस डेल्टा के, कि इस रीजन के अंदर अंदर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सपोज 1। एंड आउटसाइड दिस region I am going to consider value of this amplitude equal to 0। ये मैंने 0 मान ली। अब मैं इक्वेशंस को नंबरिंग देती जाऊंगी क्योंकि थोड़ी लंबी डेरिवेशन है ये, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आता रहे। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 को, चौक गिर जाता है बार बार यहाँ पर। सो ग्रेविटी इफेक्ट्स, क्वांटम में अभी हम ग्रेविटी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर आप पुट करवा दीजिए। लेट मी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब मुझे सिर्फ दिस वेव पैकेट की लिमिट्स के अंदर इसकी बात करनी है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पर ही पुट कर दे रही हूँ ताकि आगे मुझे ईजी हो जाए इसको हैंडल करना। सो साई एक्स टी, यू पीपल जस्ट कीप नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स क्योंकि बड़ी लंबी जाने वाली है ये। साई एक्स टी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन हमें तो सिर्फ इस रेंज के अंदर बात करनी है तो हमारी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। के नॉट माइनस डेल्टा के से लेके के नॉट प्लस डेल्टा के तक विद इन दिस वेव पैकेट, जहां जहां पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी है हम सिर्फ वहां पर बात करेंगे। एम्पलीट्यूड ए के यहाँ पुट करना है, उसकी वैल्यू मैंने 1 पुट करवा दी है। सो ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, ये आ गई मेरी वैल्यू। इसको पुट करवाने के बाद लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो मैंने एम्पलीट्यूड पुट करवा दिया। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके टोटल वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है। जस्ट लाइक यू केप्ट डूइंग द थिंग्स इन ऑप्टिक्स, या मैं कहूँ इन वाइब्रेशंस एंड वेव्स, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इंडिविजुअल वेव के वेव फंक्शंस लिए, उनको ऐड करवाया और फिर ये देखा कि जो फाइनली वेव फंक्शन आ रहा है क्या वो वेव का ही वेव फंक्शन है, मतलब वेव्स के मिक्स होने के बाद आपको वेव ही मिल रही है या कुछ और मिल रहा है। इज देयर सिंपल हार्मोनिक मोशंस और समथिंग एल्स। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इस वेव इंटीग्रल को सॉल्व करना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो ये ओमेगा है दिस इज़ नॉट कांस्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे आगे पार्टिकल बढ़ता जा रहा है फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। तो ये चेंज दुनिया का नियम है, क्वांटम का भी नियम है कि चेंज तो आप मैं कहूँ कि भूल ही नहीं सकते। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड बाय यूजिंग टेलर सीरीज। अब आप कहेंगे कि दर्जी कहाँ से आ गया ये वो दर्जी नहीं है, स्टिचिंग वाला दर्जी नहीं है, इट इज़ TAYLOR टेलर। बड़े अच्छे एक मैथमेटिशियन हुए हैं टेलर, उन्होंने
हमें क्या प्रोवाइड किया कि आप किसी भी वेव फंक्शन को उसके डेरिवेटिव्स के टर्म में बड़ी इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास x रेज टू पावर 1000 है, बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना, लेकिन x रेज टू पावर 999, एक स्टेप कम हो गया ना सॉल्व करना, बहुत इजी है जी, एक सीढ़ी कम चढ़नी पड़ेगी हमें, उससे भी एक कम कर दूं 998 और इजी है, 997 और इजी है। दैट इज व्हाट टेलर डिड। तो टेलर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मैं यहां लिख देती हूं, सो एक्सपैंड दिस ओमेगा के यूजिंग टेलर सीरीज। टेलर ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी एक फंक्शन को उसके डेरिवेटिव्स के टर्म में एक्सप्रेस कर ले, सो इट विल बी इजी टू हैंडल मल्टीपल पावर्स। बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को हैंडल करना बड़ा इजी हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, ओमेगा ऑफ के इट विल बी इक्वल टू ओमेगा के नॉट, मतलब उस वेव फंक्शन की वैल्यू एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, वो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, के नॉट, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, प्लस के माइनस के नॉट, वहां पर आप लिखे रहते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, आप इसको लिखते हैं। फिर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, सो डी ओमेगा बाय डी के, और डेरिवेटिव भी उसी पॉइंट पर लेना होता है, के इज इक्वल टू के नॉट। सो नेक्स्ट टर्म कम्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 k minus k naught square and double derivative of the function at the same point k is equal to k naught and the series go on, चलती रहती है। अब दूसरी बात यह कि जो डेल्टा के है, दिस इंटरवल, जो ये मेरा इंटरवल है, एक छोटा सा प्यारा सा, बहुत स्मॉल है, बड़ा छोटा है बेचारा, मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये क्रिएट नहीं कर रहा। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस डेल्टा के वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स एंड रिटेन ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस टर्म, क्योंकि देखिए उसके बाद ये डेल्टा के है, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसकी 4 पावर, ये सब बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। सो मैंने क्या किया, उन सबको कर दिया नेग्लेक्ट। So I'm going to retain only first order derivative in this term, ये मैंने इसको यूज कर लिया। अब मुझे बार बार ओमेगा के नॉट, ओमेगा के, ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शंस बता रहे हैं मुझे, ऐसे एफ ऑफ एक्स है तो ये साथ में एक्स लिखी जाना, मुझे पता ही है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसी तरीके से मुझे पता है कि ये फंक्शन ऑफ के है, तो मैं इसको क्यों बार बार लिखूं, आलसी हूं मैं तो सब भी आलसी हैं, हम लोग सब आलसी हैं। तो उसको ईजी करने के लिए मैंने माना कि ओमेगा के को मैं ओमेगा लिख देती हूँ, ओमेगा के नॉट को मैं ओमेगा नॉट लिख देती हूँ। इससे ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि ओमेगा नॉट मतलब ओमेगा की वैल्यू के नॉट पे, ओमेगा के मतलब ओमेगा की वैल्यू के पे, तो माइनस प्लस है सॉरी के माइनस के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है इसकी, ओमेगा की। लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर्स हमारी 3 हो गई थी, यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं 4 कह देती हूँ, एंड सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्योंकि इस वैल्यू को मुझे अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करवाना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी में पुट करवाना है, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर द एक्सप्रेशन, कंसीडर एक्सप्रेशन कौन सी, जिसके अंदर हमें इसको पुट करवाना है, उसका एक छोटा सा पोर्शन मैं उठा लेती हूँ, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब के एक्स माइनस ओमेगा टी में मान लीजिए के नॉट एक्स मैंने ऐड करवा दिया, के नॉट एक्स मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, क्योंकि के नॉट इज माई रेफरेंस पॉइंट, वो इसके अंदर आना चाहिए, अब वो है नहीं। अब जो चीज़ नहीं होती उसको हम या तो ऐड करवा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं, बड़ा ईजी है मैथमेटिकली चीज़ों को हैंडल करना। तो मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या किया, के नॉट एक्स को ऐड करवाया एंड के नॉट एक्स को ही सब्ट्रैक्ट करवा लिया। तो अब देखिए के नॉट एक्स, इस टर्म को मैंने एज सच बेचारा अकेला सा रह गया था, इसको हमने साइड पर कर दिया। अब ये के एक्स और के नॉट एक्स, इसमें से मैंने एक्स लिया कॉमन, तो के माइनस के नॉट एक्स, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया अपना, पेयरिंग कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, माइनस ओमेगा टी, हम चाहते भी थे कि ये पेयरिंग करें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 हियर, ये वाली वैल्यू ओमेगा की हमें यहाँ पर क्या करवानी है, पुट करवानी है। सो पुट ओमेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इसके अंदर हमें पुट करवानी है। अब इसके अंदर जब हम ओमेगा पुट करवा लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और उसको हमें अल्टीमेटली इसमें पुट करवाना होगा। तो उस एक्सप्रेशन को बिना इरेज किए मैं फिर से ये नीचे वाला पोर्शन इरेज कर रही हूँ, ताकि हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकें। तो देखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के नॉट एक्स प्लस के माइनस के नॉट एक्स माइनस ओमेगा की जगह मुझे पुट करवाना है, मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे, आप लोगों के पास लिखा होगा इक्वेशन नंबर 5, थोड़ा थोड़ा मुझे भी दिख रहा है। सो इट इज ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर क्या करवा दी है, पुट।
अब इस वैल्यू को हमें कहाँ पर पुट करवाना है, अगेन इन इक्वेशन नंबर 3, तो हम इसमें उसको पुट करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन साई, फिर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व, दैट्स इट। अरे रे रे रे, आप तो डरने लग गए, इतना डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास मैथमेटिक्स में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्वांटिटीज को पुट करवाते रहिए, छोटा करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, सो वी विल डू दैट, सो देयर इज नथिंग टू वरी। तो देखिए अब इसको मैंने पुट करवाया, साई एक्स टी इज इक्वल टू के नॉट माइनस डेल्टा के, सो के नॉट प्लस डेल्टा के ई रेज टू पावर आयोटा। तो देखिए अगर मैं इसको पहले ही सेपरेट कर लूँ, के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी, बड़े आराम से मैं अलग कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ई रेज टू पावर आयोटा के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी, इसको मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, फिर से प्लस आयोटा, ये देखिए के माइनस के नॉट, यहाँ पर भी के माइनस के नॉट। अगर मैं इस के माइनस के नॉट को भी बाहर निकालूँ, थोड़ी सिमिलर सी टर्म, क्वांटम में मैथमेटिक्स थोड़ा इजी है बिकॉज सिमिलर सी टर्म आती रहती हैं। के माइनस के नॉट हमने बाहर लिया, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचा एक्स माइनस इसका एक्स बचा और इसका बचा के माइनस के नॉट जी, के माइनस के नॉट तो बाहर आ गया। अरे मैम क्या कर रही हैं आप, सो डी ओमेगा अपॉन डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। तो ये एक्सप्रेशन, और हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू के, तो डी के, ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन, इक्वेशन नंबर 7 सपोज। तो इस इक्वेशन, आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जरूरत पड़ेगी दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस वन, इस इक्वेशन 7 को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लेट अस डिनोट कि ये जो टर्म ब्रैकेट में आ रही है मुझे कंफ्यूज कर रही है, दिस वन कंफ्यूज क्या कर रही है, थोड़ा बड़ा, मुझे थोड़ा घबराहट दे रही है ये। तो x माइनस डी ओमेगा बाई डी के एट के इज इक्वल टू के नॉट, लेट अस पुट, और इनटू टी भी मान लीजिए, इसको मैंने f पुट करवा लिया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8। नाउ पुट 8 इन 7, इस 8 को इस 7 में अब हमें क्या करवाना है, पुट करवाना है। तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ पार्ट को। तो जब यहाँ जगह खाली होगी तभी कुछ होगा। नई चीज़ को आने के लिए पुरानी चीज़ को हटना ही पड़ता है, यही संसार का नियम है। तो हमने उस नियम को फॉलो किया। तो देखिए इक्वेशन 8 को हमें इक्वेशन 7 में करवा देना है पुट। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, अब ये सिंस दिस टर्म इज कांस्टेंट, मैं इसको ले लूँगी बाहर, तो साई एक्स टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी, ये मेरे इंटीग्रेशन से आ गया है बाहर। अब मेरे पास विद इन इंटीग्रेशन लिमिट्स मेरी अभी चेंज नहीं हुई है, के नॉट माइनस डेल्टा के से के नॉट प्लस डेल्टा के, एंड इनसाइड दिस इंटीग्रेशन आई विल राइट ई रेज टू पावर आयोटा। देखिए के माइनस के नॉट ये रहेगा एज सच, और इस सारी टर्म को मैंने पुट करवाया है एफ, तो इनटू एफ डी के, कितना छोटू सा इंटीग्रेशन हो गया। अब ये सोल्व करना आसान है। तो मान लीजिए ये हो गई इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशंस में इसलिए देती जा रही हूँ ताकि आप नोट करते जा रहे होंगे और एज रेफरेंस उन इक्वेशंस को देख के अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब बजाय कि मैं ये सारा इतनी बल्कियर सी स्ट्रक्चर, इतना बड़ा बोझ उठा के चलूँ, ये इजी नहीं है कि इस छोटे से को पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद हम इसमें पुट करवा देंगे फिर से। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर इंटेग्रल ओनली दिस, कंसीडर इंटेग्रल, मैंने सिर्फ इस इंटेग्रल को कंसीडर किया। कौन सा, सपोज आई इज इक्वल टू के नॉट माइनस डेल्टा के नॉट प्लस डेल्टा के ई रेज टू पावर आयोटा के माइनस के नॉट एफ डी के, इसको हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें इसको करना है सॉल्व। मुझे फिर से ये डर आ रहा है, इसके लिए मेरे पास फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सो लेट अस सपोज दिस के माइनस के नॉट इज इक्वल टू के डैश, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। लेट के माइनस के नॉट इज इक्वल टू के डैश, इस टर्म को मैं और छोटा कर देती हूँ। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी डी के, ये तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट बेचारा चेंज नहीं होगा, इस बेचारे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो डी के इज इक्वल टू डी के डैश। अब हमें लिमिट्स भी बदलनी है। सो व्हेन दिस k इज इक्वल टू के नॉट माइनस डेल्टा के, अगर k की वैल्यू यहाँ पर आप के नॉट माइनस डेल्टा के पुट करते हैं तो के नॉट से के नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास k डैश किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल्टा
के जस्ट लाइक आप लोअर मैथमेटिक्स में करते आए हैं। सो एग्जैक्टली सेम जैसे अपर लिमिट है व्हेन k इज इक्वल टू k नॉट प्लस डेल्टा k, यहाँ पर k की जगह k नॉट प्लस डेल्टा k आप पुट करवाएंगे तो k नॉट से k नॉट फिर कैंसिल हो जाएगा और k डैश की वैल्यू आ जाएगी प्लस डेल्टा k। लिमिट्स आ गई, सॉल्व करना आसान हो गया अब हमारे लिए। पुट कीजिए यहाँ पर दिस i विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा k टू प्लस डेल्टा k e रेज टू पावर आयोटा k माइनस k नॉट इज ऑलरेडी k डैश f और dk जो था वो इक्वल टू dk डैश। करवा दिया ये भी पुट। अब तो बहुत आसान हो गया मैम, अब तो सॉल्व करना हमें सोल्यूशन दिख ही रहा है। एक्सपोनेंशियल टर्म का जो सोल्यूशन होता है वो हम यहाँ पर पुट करवा देंगे। सो आई एम गोइंग टू, मैं इस इक्वेशन को भी रेज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर से वही चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है उसको हम इरेज नहीं करेंगे। सो आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि मैं इसके नीचे नीचे चल रही हूँ। इसका आपने इंटेग्रेशन किया, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटेग्रेशन क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज सच डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर इट्स आर्ग्यूमेंट, इट विल बी k डैश एंड लिमिट्स माइनस डेल्टा k से लेकर प्लस डेल्टा k तक। इसके बाद हम लिमिट्स पुट करवा देते हैं इसके अंदर। तो देखिए 1/k डैश में पहले बाहर ले लूँ, मैंने इसमें लिमिट्स पुट करवाई। सो आयोटा k डैश, सॉरी जब आप यहाँ पर इंटेग्रेशन करेंगे सो इट विल बी आयोटा k डैश, क्योंकि नीचे आयोटा k आएगा। आयोटा f आना चाहिए जब आप इंटेग्रेशन करेंगे, इट विल बी आयोटा f, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू k डैश इंटेग्रेशन करना है। सो इट विल बी आयोटा f। तो ये 1/आयोटा f मैंने पहले ही नीचे लिख लिया। अब e रेज टू पावर आयोटा k डैश आपको लिमिट पुट करवानी है, e रेज टू पावर आयोटा पहले पुट करवाया डेल्टा के एफ माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा के एफ। ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस f की वैल्यू मैं चाहूँ तो पुट करवा सकती हूँ, लेकिन देखिए आपको ये पता है कि e रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ पर इस रिजल्ट को अगर यूज़ करती हूँ, यहाँ पर देखिए ये आयोटा इसके नीचे ले गई मैं यहाँ पर। सो 2 इंटू साइन ऑफ दिस टर्म मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो आई विल बी इक्वल टू 2 ऑफ साइन, किसका साइन, डेल्टा के इंटू एफ का, और यू मे राइट एफ डेल्टा के डिवाइडेड बाय एफ हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को पुट करवा देंगे ऊपर और f की वैल्यू वापस पुट करवा देते हैं। f की वैल्यू क्या है, इट इज i इज इक्वल टू 2 साइन, f हमने किस चीज को पुट करवाया था, x माइनस डी ओमेगा बाई डी के इंटू टी। सो x माइनस डी ओमेगा बाई डी के कहाँ पर था, एट k इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। इसके साथ हमें क्या पुट करवाना है, इसके साथ क्या चल रहा है, डेल्टा k इज ऑन गोइंग विद इट डिवाइडेड बाय x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। ये आ गया इंटेग्रेशन सॉल्व करके। अब इसको पुट करवाना है इक्वेशन नंबर 9 के अंदर। थोड़ा ट्रिकी नहीं हुआ थोड़ा लंबा है एंड है सिंपल सा मैथमेटिक्स, तो इसको करवा देते हैं इस एक्सप्रेशन में पुट। तो हमारे पास साई एक्स टी ये आ जाएगा e रेज टू पावर आयोटा k नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी इंटू 2, यहीं पर लिख दीजिए साइन ऑफ x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी डेल्टा k डिवाइडेड बाय x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी। ये आया इक्वेशन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या मैं कहूँ कि टोटल वेव फंक्शन। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूँ जनरल वेव इक्वेशन से, देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म अगर मैं पीछे ले जाऊँ तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। किसी भी चीज़ को आगे रखिए पीछे रखिए, मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे बात करूँ, मैं यहाँ खड़ी होकर आपसे बात करूँ, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू ऑलरेडी नो। तो देखिए साई एक्स टी, इसको मैंने क्या लिखा, 2 साइन x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के एट k इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी डेल्टा x, डेल्टा k बेचारा साथ साथ चली जा रहा है, डिवाइडेड बाय x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के k इज इक्वल टू k नॉट इंटू टी, और इसके साथ मल्टीप्लाइड है e रेज टू पावर आयोटा
k नॉट x माइनस ओमेगा नॉट t। ध्यान दीजिए एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ ये टर्म आ गई। सो कंपेयरिंग इट विद जनरल वेव इक्वेशन साई इज इक्वल टू a e रेज टू पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t। तो एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ जो भी लिखा रहता है दैट इज एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये जो सारी टर्म मैंने लिख दी है इस एनसर्कल जो मैंने की है, दिस इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स, यानी कि ये मेरे पास आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड। और आपको पता है x और t इसके अंदर है, सो इट इज वेरिएबल इन x एंड t। सो आई हैव गोट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आई डोंट नीड दिस बिकॉज आई विल नीड ओनली द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, वो मेरे पास आ गया। So comparing this expression with the general expression of a wave, axt is equal to 2 sine x minus d omega upon dk at k is equal to k naught into t delta k divided by x minus d omega upon dk at k is equal to k naught into t। ये आ गया एम्पलीट्यूड, जो मैंने कहा था कि फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारी इस डेरिवेशन का। हाथी निकल गया, अब थोड़ी सी पूंछ रह गई है, बड़ी जल्दी हम कर लेंगे। सो वी हैव गॉट द एम्पलीट्यूड, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन थी मेरी ऐसे था, मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया इस एम्पलीट्यूड को। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, ये मेरे पास ये एम्पलीट्यूड आया है, अगर इसमें मैं इस x को मान लीजिए जैसे मैं k नोट पुट करूंगी इसमें, तो मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। अगर मैं इधर से इधर वाली वैल्यूज पुट करूंगी तो इधर वाली वैल्यूज पुट करूंगी तो इधर वाले, यानी कि मेरे पास एक जनरल एक्सप्रेशन एम्पलीट्यूड की आ गई है। इसमें मैं x और t पुट करती जाऊंगी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स मुझे मिलते जाएंगे। बट मुझे इसकी वेलोसिटी देखनी है भैया, मुझे तो ये देखना है कि ये मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा था कि इसको आप ऐसे मूव करवाएं, आप सेंट्रल पोजीशन देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ है, x पे ये कहाँ है, t 0 पे कहाँ है, t पे कहाँ है, एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पर करना है। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई डेरिवेशन इज वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट की वेलोसिटी अब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एम्पलीट्यूड एंड वी नो दैट इन मैथमेटिक्स साइन ऑफ ax अपॉन x विल बी मैक्सिमम। कहाँ पर होता है ये मैक्सिमम? एट x इज इक्वल टू 0। एल हॉस्पिटल रूल वगैरह आप करते आए हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के अंदर। सो ऐसी ही फॉर्म ये है, x की जगह हमारे पास ये है, a की जगह हमारे पास डेल्टा k है, तो ये कब होगा? 0 मैक्सिमम। इसकी वैल्यू मैक्सिमम या 1 कब होगी? जब x 0 होगा, मतलब इस टर्म को क्या होना पड़ेगा? 0। सो x माइनस डी ओमेगा अपॉन डी के इंटू टी शुड बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली इट इज एट k इज इक्वल टू k नॉट। तो यहाँ से मेरे पास x किसके इक्वल आ गया है? डी ओमेगा अपॉन डी के। x की वैल्यू आ गई है डी ओमेगा अपॉन डी के इंटू टी। आप इसको उधर लीजिए। अब बड़ा आसान हो गया, पोजीशन की एक्सप्रेशन मेरे पास आ गई है, मुझे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो आई विल फाइंड चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। तो ये चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम मुझे क्या देगा कि ये मैक्सिमा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है। तो देखिए x इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो मैंने माना एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियली, इसकी वैल्यू क्या होगी? सपोज x नॉट। t जब आपने इसको 0 पुट किया तो x नॉट की वैल्यू आ गई नथिंग बट 0। उसके बाद आपने इसको t को t पुट किया, एट t इज इक्वल टू t, x की वैल्यू क्या हुई? डी ओमेगा अपॉन डी के एट t। दोनों पोजीशंस आ गई, मुझे लेनी है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी ऑफ दिस वेव पैकेट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस पीक, कि ये पीक की वेलोसिटी जो है वो कितनी है, पीक ऑफ वेव पैकेट एट एनी इंस्टेंट। सो ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। पोजीशन में चेंज डी ओमेगा अपॉन डी के इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। सो टी से टी मर गया, सो वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस डेरिवेशन को किसी बुक के अंदर देखा होगा, समझा होगा, बहुत कम बुक्स हैं जो इसको डिराइव करती हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव पैकेट इज द वेलोसिटी विद विच पीक ऑफ द वेव पैकेट विल ट्रेवल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। अब हमने ग्रुप वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें देखना है कि क्या ये वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल है। इफ यस तो हमारी इतनी सारी मेहनत जो है वो सक्सेसफुल हो गई, अदरवाइज हम फेल हो गए। फिर आप बैठकर गाना गाना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है,
और जो फिजिक्स लेके हमने अपनी ज़िंदगी को गुमनाम किया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखिए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। relationship between group velocity and particle velocity। अब हमें देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल आ गई तो हम सक्सेसफुल रहे। वी नो दैट वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, ये होता है, हमें पता है। तो देखिए अब क्या है, हमें पता है कि एनर्जी जो है, दिस एनर्जी, ये किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर। आप मास से मल्टीप्लाई कीजिए, मास से डिवाइड कीजिए, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, एंड दिस इज नथिंग बट p स्क्वायर। सो p स्क्वायर बाय m। यहाँ से एनर्जी E किसके इक्वल हो गई है, p स्क्वायर बाय 2m। बहुत बार आपने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया होगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया कि इस E को मैं h क्रॉस ओमेगा और p को h क्रॉस k लिख सकती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो दे मस्ट गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर। तो मैंने उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करवाया, एक h क्रॉस ने एक h क्रॉस को मार दिया, तो मेरे पास ओमेगा किसके इक्वल आ गया है, h क्रॉस k स्क्वायर अपॉन 2m। मुझे चाहिए डी ओमेगा बाई डी के, सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू k, डी ओमेगा बाई डी के, एंड दिस इज नथिंग बट ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। कीजिए डिराइव इसको। सो 2h कट k अपॉन 2m, 2 ने 2 मारा, vg इज इक्वल टू h कट by m, and this h cross k or h cut is p upon m, and p is mv upon m। इसने इसको मारा तो क्या आ गया, vg is equal to v, आ गई पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल। इसका मतलब कि जो कुछ भी हम कर रहे थे, वी वर ऑन द राइट पाथ। हमने बिल्कुल ठीक सोचा कि एक पार्टिकल के साथ एक नहीं, मल्टीपल वेव्स एसोसिएटेड हैं, एंड दोज वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर होती हैं, मिक्स होती हैं, और जहां पार्टिकल प्रेजेंट होता है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, एंड बियॉन्ड दोज रीजन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि 3 टाइप की वेलोसिटीज़ के साथ आप डील कर रहे हैं, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए एक ग्रुप ऑफ एथलीट्स है, एक मैं कहूँ कि एथलेटिक मीट सपोज कहीं चल रही है और ग्रुप ऑफ एथलीट्स दौड़ रहे हैं। उसके अंदर एक इंडिविजुअल एथलीट जिस वेलोसिटी से दौड़ रहा है, अकेला एक एथलीट जिस वेलोसिटी से दौड़ेगा वो उसकी पार्टिकल वेलोसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जैसे मुझे पता है कि ऐसे 3 या 4 ट्रैक्स पैरेलल होते हैं, एक ट्रैक के अंदर एक, दूसरे के अंदर दूसरा, तीसरे के अंदर तीसरा, चौथे के अंदर चौथा। और आपको पता है, मान लीजिए मैंने 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को दौड़ाया, सब सेम एज मेट के हैं, एज मेट्स हैं सब, स्टैमिना अप्रॉक्सीमेटली सबका सेम है, तो जिनका स्टैमिना सेम होगा वो एक रो में मुझे जाते हुए नजर आएंगे, मतलब एक वेव फ्रंट कांस्टेंट फेज होगा, उनकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी टर्म्ड एज फेज वेलोसिटी। सो फेज वेलोसिटी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। और ग्रुप वेलोसिटी, जितने भी वो बंदे घूम जा रहे हैं, 10 हैं, 5 हैं, 9 हैं, उन सब की एवरेज कीजिए एंड दैट विल बी नथिंग बट ग्रुप वेलोसिटी। तो यही हमने यहाँ पर किया कि पार्टिकल के साथ जो एक अकेली वेव एसोसिएटेड थी उसकी वेलोसिटी को हमने कहा फेज वेलोसिटी, क्योंकि एक अकेला ही उसका ही फेज है, दूसरे के साथ तो उसका कोई फेज मैच नहीं हो रहा। और जो खुद पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी, और उसके साथ जो बहुत सारी वेव्स एसोसिएटेड हैं वो मिक्स होके जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी दैट इज नथिंग बट ग्रुप वेलोसिटी। तो अब यहाँ से हमें समझ आ गया कि अनसर्टेनिटी ने जन्म ले लिया है। पार्टिकल इस यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता, सो गुमनाम है कोई। इसको हम देखेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर कि किस तरीके से इस गुमनामी को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।